हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में मैं पिछली 3 क्लासों में आपसे बात कर रहा था उत्तर प्रदेश की मिट्टी के संबंध में। जैसा कि जब शुरुआत की थी मैंने इस टॉपिक की, तो मैंने इसमें 3 चीजें ली थी। एक, उत्तर प्रदेश की मृदा को हमें पढ़ना था। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि जब मृदा को हम समाप्त कर लेंगे फिर हम उत्तर प्रदेश की कृषि के संबंध में चर्चा करेंगे, और अंत में पशुपालन संबंधी चर्चा हमको आपसे करनी थी कि उत्तर प्रदेश में पशुपालन का क्या स्वरूप है। तो उसी क्रम में जो पिछली 3 क्लासें थी उसमें मैंने आपको खासकर उत्तर प्रदेश की विभिन्न प्रकार की मृदाओं के बारे में, और पिछली क्लास में मैंने आपसे मृदा अपरदन के संबंध में चर्चा कर ली थी, और काफी विस्तृत चर्चा कर ली थी कि अगर आपको उतनी क्लास तैयार है और 3 क्लासें वो तैयार हो जाएंगी, कोई ज्यादा बड़ी क्लास नहीं, मुश्किल से 20-20 मिनट की क्लास है, अगर आपको 3 कक्षाएं तैयार हैं तो खासकर उत्तर प्रदेश की मृदा और मृदा अपरदन से बनने वाला कोई भी प्रश्न आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम आपसे चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की कृषि के संबंध में, क्योंकि कुछ पर्सनल काम रहते हैं और साथ साथ पर्सनल समस्याएं हैं, जिस वजह से लगातार क्लासेस कंटिन्यू मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जब भी मुझको समय मिलता है मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने का प्रयास करता हूँ और उसको बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर करने का भी प्रयास करता हूँ। तो आज मुझको चर्चा करनी है आपसे उत्तर प्रदेश की कृषि के संबंध में। तो उत्तर प्रदेश की कृषि के संबंध में हमको क्या देखना है कि उत्तर प्रदेश अनुकूल भौगोलिक संरचनाओं के कारण कृषि एवं पशुपालन की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। जो पहली लाइन लिखी गई है, आपसे डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश कृषि के लिए क्या एक संपन्न राज्य है, या यहाँ पे कृषि विषमताएं पाई जाती हैं, कृषि के लिए विषम परिस्थितियां पाई जाती हैं। तो इसके संबंध में आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश अनुकूल भौगोलिक संरचना, जो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना है वह कृषि के लिए अनुकूल है। इसलिए जो खासकर कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश एक कैसा राज्य माना जाता है, एक संपन्न राज्य माना जाता है। फिर आप डायरेक्ट ये प्रश्न बनेगा आपसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या के 59.3% लोग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में नियोजित है। ये डायरेक्ट प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या है, उसका कितना प्रतिशत भाग खासकर कृषि या कृषि के अन्य कार्यों में, कृषि संबंधी अन्य कार्यों में कार्यशील जनसंख्या का उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत शामिल है, उन क्षेत्रों में नियोजित है। कहने का मतलब है कृषि या कृषि से संबंध अन्य क्षेत्र में कार्य कर रहा है। तब आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या का 59.3% ऐसी जनसंख्या है जो कृषि या कृषि से जुड़े हुए अन्य क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, उससे संबद्ध है। फिर इसमें क्या याद रखना है कि आपको ये डायरेक्ट आपसे डाटा आपको डायरेक्ट याद रखना कि 59.3%। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से 29% कृषक है व 30.3% कृषि श्रमिक है। जो आपका 59.30% कार्यशील जनसंख्या का 59.3% है जो कि कृषि या कृषि संबंधी अन्य क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, उसमें अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें कृषक कितने, कृषक का मतलब ये हो जाएगा जो खुद की खेती, खुद के खेतों पे स्वयं खेती करते हो कृषक कहलाते हैं। और जिनका प्रतिशत कितना रहेगा 29%, और 30.3% कृषि श्रमिक है। कहने का मतलब यह है कि खेत किसी दूसरे का है, फायदा कोई दूसरा उठाएगा, लेकिन उसमें अब एक श्रमिक के तौर पर, लेबर के तौर पर, दिहाड़ी लेकर, यानी कि जो कार्य करेंगे उसका पैसा लेकर उन कार्यों से वह संबद्ध है, तो वह कृषि श्रमिक होते हैं। तो पहली चीज, जो पहला प्रश्न आपसे बनेगा वो यह बनेगा कि उत्तर प्रदेश भौगोलिक संरचनाओं, कुछ इसकी ऐसी भौगोलिक संरचनाएं हैं जो कृषि के लिए उपयोगी है, इसलिए यह कृषि या पशुपालन की दृष्टि से एक संपन्न राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश आता है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तर प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या है उसका 59.3% कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्रों में, कृषि से संबद्ध क्षेत्रों में नियोजित है। फिर आपसे ये प्रश्न बनेगा इसमें कृषक कितने हैं और कृषक श्रमिक कितने हैं। आपको याद रखना है कि इस 59.3% जनसंख्या में आपके 29% कृषक हैं, यानी कि किसान है, और साथ में 30.3% ऐसे जो है श्रमिक हैं जो कृषि कार्यों से संबद्ध हैं। आपको याद रखना। फिर डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाता है कृषि जलवायु प्रदेश के विषय में। ये तो डायरेक्ट आपसे प्रश्न बना है, कई बार बना है कि उत्तर प्रदेश को, आपको क्या याद रखना है कि उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा जाता है, कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा जाता है। तो ये चूंकि कई बार ये प्रश्न बना है तो इसका जवाब आपको बिल्कुल सीधा याद रखना है कि उत्तर प्रदेश को कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा जाता है। तो कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में आपको क्या याद रखना है कि कृषि को प्रभावित करने वाले मृदा प्रकार, वर्षा, तापमान, जल एवं मानव संसाधन
आदि कारकों को आधार मानते हुए प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। पहला प्रश्न तो आपसे ये बनेगा कि उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। फिर आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि कृषि को प्रभावित करने वाले प्रकार कितने हैं, कौन कौन से प्रकार है, कि कृषि किस आधार पर प्रभावित होती है। तो आपको याद रखना है कि मृदा प्रकार, क्योंकि मृदा की भिन्नता होती है जगह जगह। मैंने आपको जब मृदा में पढ़ाया तो वहां पे मैंने भाबर एवं तराई क्षेत्र की मृदा पढ़ाई थी, मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदाएं पढ़ाई थी, फिर आपका लास्ट में दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मृदाएं बताई थी। तो चूंकि मृदा के जो प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार हैं, विभिन्न प्रकार हैं, यह आपकी कृषि को प्रभावित करने का एक कारक है। फिर वर्षा भी कृषि को प्रभावित करती है, तापमान कृषि को प्रभावित करता है, जल एवं मानव संसाधन कृषि को प्रभावित करते हैं। तो ये ऐसे कारक हैं जो आपकी कृषि को प्रभावित करते हैं, और इसी के आधार पर और इन भौगोलिक विषमताओं के आधार पर, क्योंकि जगह जगह मृदा का प्रकार अलग है, वर्षा का खासकर वर्षा की मात्रा है वह विभिन्न क्षेत्रों में अलग प्रकार की है। तो जो ये विभिन्न कारक हैं, इन समस्त कारकों से कृषि प्रभावित होती है, और इन्हीं विभिन्न कारकों के आधार पर उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों को 9 भागों में विभाजित किया गया। कितने? 9 क्षेत्रों में बांटा गया। तो सबसे पहला क्षेत्र आपका आएगा भाबर एवं तराई का क्षेत्र। तो भाबर एवं तराई क्षेत्र की जो मृदाएं मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि ऊपर सहारनपुर से लेकर और फिर नीचे मैंने आपको कुशीनगर यानी कि पडरौना तक बताया था कि पतली पट्टी है जो आपका तराई क्षेत्र के अंतर्गत आती है, भाबर एवं तराई क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो इसमें क्या, हिमालय के तलहटी वाले इस क्षेत्र में सहारनपुर, चूंकि यह हिमालय के नीचे का क्षेत्र, क्योंकि मैंने आपको भाबर के विषय में अगर एक बार मैं फिर से रिकॉल करूं तो भाबर के संबंध मैंने आपको बताया था कि जब नदियां पहाड़ों से यानी कि पहाड़ों को काट कर नीचे की तरफ आती हैं, तो बड़े बड़े पत्थर व चट्टानों को लेकर वह नीचे की तरफ आती है, और एक ऐसा क्षेत्र आता है जहाँ पे चूंकि नदियां धीरे धीरे जब आगे की तरफ बढ़ती हैं, तो एक ऐसा क्षेत्र आता है कि वहां पे वह कंकड़ पत्थर जो होते हैं वह एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, और वहां पे नदी उन पत्थरों के नीचे चली जाती है, यानी कि जो नदी का जल है वह दिखाई नहीं देता है। तो वहां पे कैसा क्षेत्र होता है, वो भाबर का क्षेत्र होता है। तो आपको क्या याद रखना है कि भाबर एवं तराई क्षेत्र में हिमालय के तलहटी वाले क्षेत्र, खासकर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, और इसके आगे आप कुशीनगर भी देख सकते हैं, आदि जिलों के उत्तरी भाग आते हैं। तो जो आपके कृषि जलवायु क्षेत्र हैं जिनको 9 भागों में विभाजित किया गया है, उसमें जो पहला था भाबर एवं तराई क्षेत्र, तो आपसे मुश्किल है कि इसके संबंध में पूछा जाए कि इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं, लेकिन चूंकि मैंने इसलिए लिख दिया कि बदलते एग्जाम पैटर्न के हिसाब से एग्जामिनर का माइंड कौन सा प्रश्न उठा ले कुछ पता नहीं है, तो इस हिसाब से आप इन जिलों को याद रखिएगा। और इसके संबंध में सहारनपुर में ये टोटल क्रम से जिले लगे, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, फिर आपका आ गया मुरादाबाद, फिर रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच और श्रावस्ती। ये ऐसे जिले हैं जो किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, भाबर एवं तराई क्षेत्र का जो कृषि जलवायु प्रदेश है उसके अंतर्गत आ जाते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आपका आता है पश्चिमी मैदान। तो पश्चिमी मैदान के संबंध में क्या याद रखना है, इसमें मेरठ मंडल के जिले, चूंकि यहाँ मेरठ मंडल आ गया है, तो अगर मैं एक बार आपको रिकॉल कराऊं तो जब मैंने मंडल के संबंध में पीछे पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि मेरठ, लखनऊ और कानपुर, यह 3 ऐसे मंडल हैं जिसमें सर्वाधिक जिले शामिल हैं। तो जो मेरठ मंडल है, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो मेरठ मंडल में कितने जिले शामिल हैं, क्योंकि लाइव क्लास नहीं तो आपका जवाब तो मुझको नहीं मिल सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि मेरठ, कानपुर और लखनऊ या ऐसे मंडल हैं जिसमें कुल 6 जिले शामिल हैं, और यह सबसे बड़े मंडल की श्रेणी में आते हैं। तो जो पश्चिमी मैदान है, जो कृषि जलवायु क्षेत्र का जो दूसरा भाग है जिसको पश्चिमी मैदान के रूप में बताया गया है, इसमें मेरठ मंडल का क्षेत्र और साथ साथ कुछ इसके आसपास के क्षेत्र, मेरठ मंडल में मेरठ आपका हो गया, गाजियाबाद हो गया, और उसके समीप के अन्य जिले शामिल हैं, तो वह और साथ साथ इसके आसपास का क्षेत्र पश्चिमी मैदानी भाग के अंतर्गत आता है। फिर आपका आता है मध्य पश्चिमी मैदान। तो मध्य पश्चिमी मैदान में बरेली व मुरादाबाद मंडल के जो जिले हैं, बरेली जो आपका मध्य पश्चिमी मैदान है, इसमें बरेली मंडल और मुरादाबाद मंडल क्षेत्र शामिल है। फिर आपका आता है दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान, इसमें आगरा मंडल एवं आसपास का क्षेत्र। तो आप ये जरूरी नहीं कि आपसे पूछा जाएगा, लेकिन जो आप खासकर जो कृषि जलवायु क्षेत्र जिनको 9 भागों में बांटा गया है उसके संबंध में मैं संपूर्ण जानकारी आपको दिए दे रहा हूँ। फिर आपका आता है मध्य का मैदान। तो मध्य मैदान में कानपुर एवं लखनऊ मंडल तथा फतेहपुर क्षेत्र। तो मैंने आपको बताया कि कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल और मेरठ मंडल ये ऐसे मंडल हैं जिसमें सर्वाधिक जिले हैं, कितने, 6 जिले हैं। तो आपको याद रखना है कि जो आपका मध्य का मैदान है इसमें आपका लखनऊ मंडल के जिले और उसके साथ साथ
आपके कानपुर मंडल के जिले व फतेहपुर का कुछ क्षेत्र इसमें शामिल है। फिर आपका आता है छठा बुंदेलखंडी प्रदेश। तो बुंदेलखंडी प्रदेश में आपका झांसी एवं चित्रकूट मंडल के क्षेत्र, झांसी व चित्रकूट मंडल के जो क्षेत्र है वह आपके किसके अंतर्गत आएंगे, बुंदेलखंडी प्रदेश के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर आपका सातवां आता है उत्तर पूर्वी मैदान। तो उत्तर पूर्वी यानी कि उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र, उत्तर पूर्व का क्षेत्र कौन सा है, आपका गोरखपुर वाला क्षेत्र है। तो गोरखपुर मंडल सहित गोंडा तक का क्षेत्र, गोरखपुर मंडल सहित गोंडा तक का क्षेत्र किसके अंतर्गत आएगा, वह उत्तर पूर्वी मैदान के अंतर्गत आ जाएगा। फिर आपका आता है आठवां पूर्वी मैदान। तो जो पूर्वी मैदान यानी कि पूर्व का क्षेत्र, जैसे पश्चिमी मैदान था यानी कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र था, और चूंकि अब बात पूर्वी मैदान की जा रही है तो इसमें जो पूर्व के जिले हैं, जो पूर्व के जिले हैं वह इसमें शामिल होंगे। तो इसमें कौन कौन सा, आपका वाराणसी मंडल, फैजाबाद मंडल, आजमगढ़ मंडल और इसके साथ साथ प्रयागराज मंडल का कुछ क्षेत्र। जो आपका पूर्वी मैदान है इसमें आपका वाराणसी मंडल, फैजाबाद मंडल और आजमगढ़ मंडल और इसके साथ साथ प्रयागराज मंडल का कुछ क्षेत्र इसमें शामिल है, पूर्वी मैदानी भाग में शामिल है। फिर आपका आता है विंध्य प्रदेश। तो विंध्य प्रदेश में आपको याद रखना आपका मिर्जापुर, सोनभद्र तथा दक्षिणी प्रयागराज के कुछ क्षेत्र, मिर्जापुर जिला, सोनभद्र जिला और साथ साथ दक्षिणी प्रयागराज का कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, विंध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो यहाँ से प्रश्न आपसे यही बनेगा कि उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। और आपसे इस तरीके का प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का कृषि जलवायु क्षेत्र नहीं है। तो आपको इन 9 में से कोई ना कोई 4 ऑप्शन मिलेंगे, 3 ऑप्शन मिलेंगे और एक कोई दूसरा ऑप्शन रहेगा। तो आपको इन जो आपके 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं इनके संबंध में आपको याद रखना, जिले भले ही ना याद रहे, इनके नाम को याद रखना है कि किस आधार पे और किन नामों के अनुसार इनको बांटा गया है। फिर आपका आता बहुत महत्वपूर्ण है फसल चक्र। ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, फसल चक्र। तो सबसे पहले तो फसल चक्र के विषय में हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है। तो इसमें फसल चक्र की परिभाषा क्या है कि किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना कि उर्वरा शक्ति का कम से कम ह्रास हो, फसल चक्र कहलाता है। एक बार ये प्रश्न पूछा भी गया कि फसल चक्र क्या होता है, यूपी पीसीएस में प्रश्न पूछा गया है कि फसल चक्र क्या होता है। आपको याद रखना है कि किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत समयावधि में, एक निश्चित समयावधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना, फसलें इस तरीके से उगाई जाए कि जो मृदा की उर्वरता है उसका किसी प्रकार से ह्रास ना हो, उसकी उर्वरता बनी रहे। अच्छा, इसका कारण क्या होता है कि यदि फसल चक्र को नहीं अपनाया जाता और लगातार एक प्रकार की फसल उगाई जाती है तो वहां पे जल्दी जो मृदा की उर्वरा शक्ति होती है उसका ह्रास बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए फसल चक्र कृषि उपयोगी कार्यों में आवश्यक होती है। आपको क्या याद रखना है कि किसी निश्चित क्षेत्र में नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना कि उर्वरा शक्ति का कम से कम ह्रास हो, फसल चक्र कहलाता है। इसे अपनाने के फायदे क्या हैं, इसे अपनाने के कई लाभ हैं। कौन कौन सा, मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। फसल चक्र अपनाने से जो मृदा की उर्वरा शक्ति वह जल्दी क्षीण नहीं होती, लंबे समय तक बनी रहती है। कीट व खरपतवार के नियंत्रण में सहायता मिलती है, कीट व खरपतवार के नियंत्रण में भी सहायता मिलती है किससे, जब हम फसल चक्र अपनाते हैं। फिर आता है सीमित साधनों का अधिकतम उपयोग कर अधिक उत्पादन लेना, सीमित साधनों का अधिकतम उपयोग कर अधिक उत्पादन लेना संभव होता है। जब फसल चक्र को अपनाते हैं तो इसका मतलब ये होता है, फसल चक्र का सीधा मतलब आपको ये समझना है कि कृषि का व्यवसायीकरण करना। कृषि का व्यवसायीकरण करना कहने का मतलब साधन सीमित है लेकिन हमको उससे ज्यादा से ज्यादा लाभ जो है ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। तो यानी कि कृषि का जब हम व्यवसायीकरण करते हैं तो उस किस तरीके से कर सकते हैं, जब हम एक ऐसे फसल चक्र को अपनाएंगे जिससे हमारा जो उत्पादन हो वह ज्यादा से ज्यादा हो सके, इसलिए यह फसल चक्र जरूरी होता है। मृदा अपरदन में कमी आती है। जब मैंने आपको बताया था कि जब मृदा अपरदन मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने उसमें आपको स्पष्ट किया था कि एक जो आपका एक मृदा का एक भूमि का क्षेत्र है उस पर लगातार एक प्रकार की कृषि करने से भी मृदा अपरदन होता है। तो यदि हम फसल चक्र को अपनाते हैं तो मृदा अपरदन में भी कमी आती है। फिर आता है प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार का फसल चक्र अपनाया जाता है, जो मैंने उधर लिखा है। अच्छा, इसको मैंने इसलिए शामिल कर लिया है कि मैंने पीसीएस 2000 मैंने जब पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को हल किए हैं तो मैंने उसमें देखा कि पीसीएस 2002 में और उसके बाद यूपी पीसीएस 2008 में एक प्रश्न पूछा गया था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयोगी फसल चक्र कौन, सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल चक्र कौन सा है। तो इसीलिए मैंने इन समस्त फसल चक्रों को शामिल कर दिया है जो आपके लिए जरूरी है। जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए फसल चक्र क्या है,
धान, मसूर 1 वर्षीय। कहने का मतलब ये है कि पहले धान और उसके बाद धान जब धान धान का उत्पादन हो जाएगा और धान को जब काट लिया जाएगा तो उसके बाद मसूर, उसी में मसूर का उत्पादन किया जाएगा। और यह चक्र कितना है? 1 वर्षीय चक्र है, मतलब यह 2 फसलें 1 वर्ष में उगाई जाएंगी। फिर आपका आता है धान मटर, पहले हमने धान बोया उसके बाद मटर का उत्पादन किया, यह भी 1 वर्षीय है। फिर ज्वार प्लस अरहर, मतलब ज्वार जो कि मोटे अनाज की श्रेणी में आता है, ज्वार के साथ में अरहर का उत्पादन किया गया और इसके बाद गेहूं का उत्पादन किया गया। और यह कितना, इसका चक्र कितना है? यह 2 वर्षीय, यह 2 वर्षीय फसल चक्र है। कौन सा? ज्वार प्लस अरहर और उसके बाद गेहूं। फिर आपका आता है धान जौ, यानी कि धान के बाद जौ का उत्पादन, 1 वर्षीय फसल चक्र है। फिर धान मक्का या गेहूं, धान मक्का या गेहूं, यह भी 1 वर्षीय है। पहले या तो धान या धान के स्थान पे मक्का और उसके साथ जब इसका उत्पादन हो जाएगा, इसकी कटाई कर ली जाएगी, उसके बाद गेहूं का उत्पादन किया जाएगा और यह फसल चक्र 1 वर्षीय है। तो जो आपका प्रश्न मैंने भी बताया कि 2002 यूपी पीसीएस 2002 और यूपी पीसीएस 2008 में पूछा गया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए कौन सा फसल चक्र सर्वाधिक उपयोगी, सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक उपयोगी है। इसी लैंग्वेज में कुछ प्रश्न था, तो उसमें आपको याद रखना है कि धान, मक्का व गेहूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए कौन सा फसल चक्र? धान, मक्का व गेहूं। फिर आपका आता है धान गेहूं प्लस सरसों, मतलब धान गेहूं प्लस सरसों कितना है? 1 वर्षीय। फिर आपका गन्ना पेड़ी हरी खाद 3 वर्षीय, बहुत महत्वपूर्ण है गन्ना, इसमें एक गन्ना पेड़ी हरी खाद 3, जो गन्ने की बुआई की जाती है वह 2 प्रकार की होती है। एक तो गन्ना होता है जो सबसे पहले गन्ने की पौध लगाई जाती है, गन्ने की पौध जो है बोई जाती है, गन्ना काट के जो बोया जाता है उसको कहते हैं, कहीं कहीं कुछ और कहा जाता है, हमारे यहाँ उसको बोआरू कहा जाता है। तो एक तो आपका बोआरू हो गया और उसके बाद एक बार उसको काटने के बाद बिना बोए हुआ पेड़ी के रूप में दोबारा जो है गन्ने का उत्पादन किया जाता है। तो वही आपको याद रखना कि गन्ना पेड़, पहले गन्ना हुआ फिर पेड़ी और उसके बाद हरी खाद, उसी में क्योंकि उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे इसलिए उसमें हरी खाद का उत्पादन किया जाता है। और यह फसल चक्र 3 वर्षीय होता है। कितना? 3 वर्षीय होता है। तो यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए फसल चक्र कितनी अवधि में और कैसा फसल चक्र होना चाहिए था उसके संबंध में मैंने आपसे चर्चा की। फिर आता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए फसल चक्र, जिसमें मक्का, आलू, प्याज या 1 वर्षीय। आपको शायद पता होगा कि जब भारत में हरित क्रांति आई थी तो अगर उसका सर्वाधिक फायदा हुआ था तो आपका एक तो पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में हुआ था, और अगर उत्तर प्रदेश के संबंध में उसकी बात की जाए तो जो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उसका लाभ हुआ था। जबकि आपको याद रखना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए विषम परिस्थितियां थी, लेकिन जो खासकर जो वहाँ का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो लोगों की कार्य करने की, मेहनत करने की क्षमता है वह पूर्वी उत्तर प्रदेश या मध्य के उत्तर प्रदेश से कहीं ज्यादा अधिक है। इस वजह से वहां पे फसल का उत्पादन काफी अच्छी मात्रा में होता है। और वहां की जो फसल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की फसल है, वह व्यवसायीकरण का रूप ले चुकी है। फसल को एक व्यवसाय, कृषि को एक व्यवसाय के रूप में वहां पे किया जाता है, इसलिए अधिकतम उत्पादन, अधिक से अधिक उत्पादन करने का प्रयास वहां के किसान करते हैं। तो वही बात आपको याद रखनी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो फसल चक्र है उसमें मक्का, फिर आलू और फिर प्याज, मतलब 1 वर्ष में 3 फसलें, मक्का के बाद आलू का उत्पादन होगा और आलू के बाद प्याज का उत्पादन होगा। तो यह कितना? 1 वर्षीय फसल, मतलब यह जो चक्र है फसल चक्र का, 3 फसलें 1 वर्ष में। फिर मक्का, आलू, गेहूं, यानी कि मक्का के बाद आलू और आलू के बाद गेहूं, यह भी 1 वर्षीय फसल चक्र हो जाएगा। फिर आपका आता है धान के बाद गेहूं या जौ। पहले धान का उत्पादन किया जाएगा और धान के बाद गेहूं या गेहूं के स्थान पर जौ का उत्पादन किया जाएगा, और यह भी 1 वर्षीय फसल चक्र के अंतर्गत आता है। फिर आपका आता है ज्वार, गेहूं, यानी कि पहले मोटा अनाज ज्वार और उसके बाद उसके साथ में गेहूं का उत्पादन, कितना? 1 वर्षीय। फिर आपका आता है मक्का, आलू, गन्ना 2 वर्षीय। पहले मक्के का, बीच में लाइट चली जाने की वजह से कुछ क्लास हमारी डिस्टर्ब हुई थी, लेकिन फिर मैं आपसे एक बार कनेक्ट करने का वहीं से प्रयास कर रहा हूँ कि मैं आपसे शायद बात कर रहा था मक्का, आलू और गन्ना, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए जो फसल चक्र था उसके संबंध में मैं आपसे चर्चा कर रहा था, जिसमें मैंने आपको बताया कि वहाँ पे एक फसल चक्र है, पहले मक्के का उत्पादन होगा, उसके बाद आलू का उत्पादन होगा और दोनों के उत्पादन के बाद गन्ने का उत्पादन किया जाता है, और यह 2 वर्षीय फसल चक्र होता है। तो यह आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए फसल चक्र हो गया। और अब आपसे चर्चा करेंगे हम बुंदेलखंड के लिए फसल चक्र। जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, बुंदेलखंड में कितने 7 जिले शामिल हैं जिसमें, तो उस बुंदेलखंडी क्षेत्र का जो फसल चक्र है उसकी चर्चा हमें आपसे करनी है। ज्वार प्लस अरहर, ज्वार के साथ अरहर,
ज्वार के साथ अरहर का उत्पादन किया जाता है और यह एक वर्षीय फसल चक्र है। फिर ज्वार के साथ अरहर, फिर प्रति गेहूं। प्रति क्या होता है? प्रति होता है कि जब एक फसल का उत्पादन करने के बाद खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उस स्थिति को प्रति कहा जाता है। तो पहले ज्वार और अरहर का उत्पादन किया गया, फिर खेत को कुछ समय के लिए प्रति छोड़ा गया, यानी कि बिना किसी फसल के खाली छोड़ दिया गया, और उसके बाद गेहूं का उत्पादन किया गया। गेहूं के उत्पादन के बाद तिल का उत्पादन हुआ और तिल के बाद अलसी का उत्पादन। यह पूरा फसल चक्र अपनाया जाता है बुंदेलखंड के क्षेत्र में और इसकी समय अवधि है 3 वर्ष। कितनी है? 3 वर्ष। ज्वार के साथ अरहर, उसके बाद कुछ समय के लिए खेत को खाली छोड़ा गया, फिर उसके बाद गेहूं का उत्पादन किया गया, गेहूं के उत्पादन के बाद तिल का उत्पादन होता है और तिल के बाद अलसी का उत्पादन होता है। इस फसल चक्र को अपनाया जाता है और यह 3 वर्षीय फसल चक्र होता है। कहाँ अपनाया जाता है? बुंदेलखंडी क्षेत्र में। फिर आपका आता है कोदो, चना। कोदो जो कि मोटे अनाज के क्षेत्र उस अंतर्गत आता है। तो पहले कोदो का उत्पादन और उसके बाद चने का उत्पादन किया जाता है और यह भी 1 वर्षीय फसल चक्र होता है। उसके बाद आपका आता है ज्वार, ज्वार के बाद जौ, मतलब जो मोटे अनाज की श्रेणी में शामिल है ज्वार। ज्वार का उत्पादन किया जाता है और उसके बाद ज्वार के उत्पादन के बाद जौ का उत्पादन किया जाता है और यह भी 1 वर्षीय फसल चक्र होता है। तो आपको यह बुंदेलखंड के लिए फसल चक्र था, उसके संबंध मैंने आपको बता दिया। तो आज मैंने आपसे उत्तर प्रदेश की कृषि के संबंध में, कृषि जलवायु प्रदेश के संबंध में और साथ साथ फसल चक्र के संबंध में मैंने आपसे विधिवत चर्चा की है। और इस टॉपिक से अगर इस तरीके के प्रश्न आपसे बनते हैं, क्योंकि कृषि से संबंधित जो आंकड़े थे मैंने आपको बता दिए, कृषि जलवायु प्रदेश के संबंध में बता दी कि उत्तर प्रदेश को 9 भागों में विभाजित किया गया है, फिर फसल चक्र के संबंध मैंने आपको बता दिया। तो इनसे जो भी प्रश्न बनेगा वो आप बहुत आसानी से आप टेकल कर पाएंगे और बहुत आसानी से इन प्रश्नों को बना पाएंगे। अब अगली क्लास जब भी मैं लूंगा, कल लूंगा या इसके बाद जब भी लूंगा, तो आपको जो अगली चर्चा मुझको आपसे करनी होगी वह हम फसल के उत्पादन संबंधी चर्चा करेंगे कि किस फसल के उत्पादन के लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता है, कितनी वर्षा की आवश्यकता है, उत्तर प्रदेश में कैसा उस फसल का उत्पादन है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसकी विधिवत चर्चा मैं आपसे करूंगा और जब अगली क्लास में इसकी मैं आपसे चर्चा कर लूंगा तो वहां से बनने वाला भी प्रश्न आप नहीं छोड़ेंगे किसी परीक्षा में, बहुत आसानी से आप बना पाएंगे। तो फिलहाल आज की क्लास को मैं यहाँ समाप्त करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शिक्षा पथ को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।